कैसे बना विजय माल्या भारत का सबसे बड़ा ठग? क्या जरूरत आन पड़ी कि एसबीआई के साथ भारत के 13 बैंकों ने मिलकर ब्रिटेन की हाई कोर्ट के अंदर विजय माल्या के खिलाफ याचिका दायर कर दी। हाल ही 27 जुलाई 2021 को ब्रिटिश हाई कोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। इन सब बातों के पीछे जो सवाल आपके दिलो दिमाग में उठ रहे हैं, उनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा ठग हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान से भागकर लंदन चला जाता है जेट एयरवेज की फ्लाइट से 55 सूटकेस के साथ, क्या संभव है हिंदुस्तान से कोई भी उसे मदद ना करे और विजय माल्या फरार हो जाए? विजय माल्या किंगफिशर ग्रुप का चेयरमैन और किंगफिशर एयरलाइंस का बकाया लोन ना चुका पाने के कारण दिवालिया घोषित किया गया है और हिंदुस्तान में उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया है, क्योंकि सुनवाई पर न आने के बाद वो भागकर लंदन चला गया। विजय माल्या ने हिंदुस्तान से भागकर लंदन में शरण ली है। बाकायदा भारत से सीबीआई और ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ लंदन में केस दायर किया था और इस धोखाधड़ी के केस में विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया, पर मात्र 3 घंटे के भीतर विजय माल्या को जमानत मिल गई। ऐसा क्या व्यक्तित्व है विजय माल्या का कि लगभग 9,000 करोड़ का बकाया लोन अदा ना करने के बावजूद वो भागकर लंदन जाता है और अब तक हिंदुस्तान की सरकार उसका प्रत्यर्पण नहीं करवा पाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भारत के 13 बैंकों ने, हाँ जी 13 बैंकों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इन बैंक में शामिल है बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सिंध बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। इतने सारे बैंकों के साथ में विजय माल्या ने धोखाधड़ी की है। बहुत बहुत बड़े अमाउंट का लोन सैंक्शन हुआ है। इन सभी बैंकों और बहुत सारी फाइनेंस एजेंसियों की बात मानकर अगर कुल आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा विजय माल्या के माथे है और विजय माल्या के चेहरे पर एक शिकन भी नजर नहीं आती है। दोस्तों, कौन है ये विजय माल्या और क्या जरूरत आन पड़ी कि उसने 9,000 करोड़ का लोन लिया और चुका भी नहीं पाया? हाल ही 27 जुलाई 2021 को ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। यूं विजय माल्या के वकील ने और उसके डिफेंड करने वालों ने बहुत कोशिश की ये कहकर कि हम जल्द से जल्द लोन लौटा देंगे, विजय माल्या को दिवालिया घोषित ना किया जाए, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। 27 जुलाई 2021 को विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिसका फायदा ये रहेगा कि हिंदुस्तान और विश्व में फैली हुई उसकी सारी ही संपत्तियां जो ऑलरेडी सीज है, अब उन्हें बेचकर बैंक्स लोन की अदायगी कर सकते हैं। अब ये रास्ता कुछ सरल, कुछ आसान हो गया है। अब बात करते हैं विजय माल्या है कौन। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में हुआ। एक जाने माने उद्योगपति विट्ठल माल्या के घर में विजय माल्या पैदा हुआ। बचपन से ही व्यापारिक माहौल देखा। विट्ठल माल्या जाने माने उद्योगपति जो 1948 में जाकर यूनाइटेड ब्रेवरी ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं। वैसे ये कंपनी विजय माल्या के पिताजी विट्ठल माल्या ने नहीं बनाई थी। 1915 में इस कंपनी को थॉमस लेसमैन ने शुरू किया था, पर इस कंपनी से विट्ठल माल्या का जुड़ाव हुआ। धीरे धीरे वो भागीदार बने और फिर अपने काम के बलबूते पर डायरेक्टर और 1948 में चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने इस कंपनी को एक्सटेंड किया। इसमें पॉलीमर, फार्मा, फूड, बैटरी, इन सब चीज़ों को शामिल करते चले गए। विजय माल्या की माता का नाम ललिता रमैया है। विजय माल्या बीकॉम ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट के बाद अपने पारिवारिक व्यापार के अंदर ही उन्होंने इंटर्नशिप की और व्यापार की बारीकियां सीखना शुरू किया। हिंदुस्तान में इंटर्नशिप करने के बाद विजय माल्या यूएसए चले जाते हैं और वहां पर कुछ बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करते हैं।
अगर विजय माल्या की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 1986 में विजय माल्या ने एक एयर होस्टेस समीरा तैयब जी से विवाह कर लिया था, जिससे उन्हें सिद्धार्थ माल्या बेटा हुआ। शादी कुछ बहुत अच्छी नहीं चली और बहुत जल्द तलाक हो गया। फिर 1993 में विजय माल्या ने अपने बचपन की दोस्त रेखा से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 2 बेटियां हैं, तानिया और लेना। इनकी दूसरी पत्नी रेखा की ये तीसरी शादी है। पारिवारिक माहौल के चलते व्यापारिक समझ तो विजय माल्या में कूट कूट कर भरी हुई थी। अफसोस 1983 में उनके पिता विट्ठल माल्या का देहांत हो गया और अब यूनाइटेड ब्रेवरी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर कुर्सी विजय माल्या के पास आ गई थी। विजय माल्या मात्र 28 साल की उम्र में यूनाइटेड ब्रेवरी ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं और अपने पिता की तरह ही इस बिजनेस को और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। लगभग 60 कंपनीज उन्होंने टेक ओवर करके इस ग्रुप के अंडर ले ली थी और बहुत जल्द, बहुत तेज गति से एक सफल बिजनेसमैन बनते जा रहे थे। अब वर्ल्ड वाइड लेवल पर विजय माल्या का नाम बड़े बिजनेसमैनों में शुमार किया जाने लगा था। तरह तरह के बिजनेस करने के बाद विजय माल्या को समझ आया कि शराब, लिकर का बिजनेस ही सबसे ज़्यादा सफलता दिला सकता है और अपने किंगफिशर बियर के बिजनेस पर ही विजय माल्या ने सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। एक समय ऐसा था कि भारतीय बियर बाजार में लगभग 50% का कब्जा किंगफिशर बियर का रहा है और विश्व के लगभग 50 से 55 देशों में बियर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किंगफिशर बियर को जाना जाता है। ये धूम थी विजय माल्या की बियर कंपनी किंगफिशर की। हिंदुस्तान में एक कानून है दोस्तों कि यहाँ पर शराब और लिकर का एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन नहीं किया जा सकता, पर विजय माल्या चाहते थे। इसका तोड़ उन्होंने ये निकाला कि वो किंगफिशर के नाम से एक पानी का ब्रांड लॉन्च करते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं। साथ ही किंगफिशर के नाम से कैलेंडर्स, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं ताकि सभी लोगों के सर पर चढ़कर किंगफिशर का नाम बोलना शुरू हो जाए। कंपनीज को टेक ओवर करने के बाद अब कुछ और बिजनेसेस की ओर विजय माल्या आगे बढ़ते हैं और विजय माल्या ने टेक ओवर किया एशियाई अखबार, सिनेब्लिट्स, फिल्म पब्लिशर मैगजीन और इस तरह मीडिया के अंदर भी विजय माल्या छाने लगे थे। अब आया 2005 का दौर। अब तक का समय ऐसा रहा था दोस्तों कि दिन पर दिन विजय माल्या की सफलता बढ़ती जा रही थी। दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, उनके कारोबार से दिमाग हटाकर लगाते हैं उनके राजनीतिक करियर पर। हाँ जी, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट विजय माल्या अब राजनीति में भी एंट्री ले चुके थे। 2000 में वो अखिल भारतीय जनता दल से जुड़े। 2002 में राज्यसभा के सांसद चुने गए कांग्रेस के समर्थन से। 2003 में उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 2003 से 2010 तक वे जनता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे और 2010 में उन्हें बीजेपी के समर्थन से फिर से राज्यसभा में मनोनयन प्राप्त हो गया। इस तरह अब वे भारतीय संसद के गलियारों में भी नजर आने लगे थे। एक सफल कारोबारी होने के नाते उन्हें जगह जगह पर बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ विजय माल्या को जाता है और इस खूबी के लिए उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई थी। साथ ही उन्हें फ्रांस के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा गया था, ऑफिसर डे ला डी होन्यूर से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने विजय माल्या को ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो डिक्लेयर किया था, यानी आने वाले कल का वैश्विक नेता। 2010 में विजय माल्या को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और मोटर स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन सम्मान के समानांतर और कुछ भी विजय माल्या के बिजनेस और उनकी लाइफ में चल रहा था। तो दोस्तों मैं बात करती हूं 2005 की। 2005 में विजय माल्या ने
एक बड़ी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें जन्मदिन के दिन लॉन्च की। किंगफिशर एयरलाइंस अब तक का उनका जो किंगफिशर बेयर का बिजनेस था, जो मात्र 800 करोड़ का बिजनेस था, उसकी तुलना में एक बड़ा बिजनेस किंगफिशर एयरलाइंस। किंगफिशर एयरलाइंस 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और अब इसे मुनाफे में लाने का प्रयास विजय माल्या को करना था। किंगफिशर एयरलाइंस में आने वाले पैसेंजर्स को मेहमानों की तरह वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। बहुत ही जल्द लोगों ने किंगफिशर एयरलाइंस की इस मेहमान नवाजी को खुले दिल से स्वीकार कर लिया, पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा था, अब तक ये कंपनी मुनाफे में नहीं आई थी। पर अब विजय माल्या चाहते थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में एंट्री ले। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में जाने के लिए कम से कम 5 साल का अनुभव एयरलाइंस कंपनी को चाहिए, जो अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 2005 में ही किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई है। 2007 में विजय माल्या ने एक डूबती हुई एयरलाइंस कंपनी एयर डेक्कन को टेक ओवर कर लिया और उसे नया नाम दिया गया किंगफिशर रेड। और अब किंगफिशर रेड इंटरनेशनल रास्तों पर पैसेंजर्स को सुविधाएं उपलब्ध करवा रही थी, जिनकी रेट्स कंपैरेटिवली कम थी। फिर से लोगों ने इस इंटरनेशनल मेहमान नवाजी को दोनों हाथों से स्वीकार किया। लोगों में तो एयरलाइंस पॉपुलर हो रही थी, पर मुनाफे के नाम पे अभी तक एयरलाइंस प्रॉफिट में नहीं आई थी। 2013 तक दोस्तों किंगफिशर एयरलाइंस की स्थिति कुछ यूं हो गई थी कि एम्प्लॉयज को 2 साल से सैलरी नहीं मिली थी। दिन पर दिन किंगफिशर एयरलाइंस का घाटा बढ़ता जा रहा था। लगभग 2142 करोड़ के नुकसान में किंगफिशर एयरलाइंस जा चुकी थी और 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब विजय माल्या को सोचना था इस घाटे से उबरने का तरीका, तो उन्होंने लिया बैंक से लोन, वो भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर। बाकायदा विजय माल्या ने बैंक में अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को 4000 करोड़ का बताते हुए उस पर लोन सैंक्शन करवा लिया। सोचने की बात यह है कि जब हम और आप कुछ लाखों के लोन के लिए बैंक जाते हैं तो हमें दस्तावेजों का एक पुलंदा जमा करवाना पड़ता है, जिसका बाकायदा वेरिफिकेशन होता है। क्या कुछ 1000 करोड़ के लोन को देने के लिए दस्तावेजों को वेरीफाई करना उचित नहीं समझा? किंगफिशर एयरलाइंस के होने के बावजूद कोई खरीदार नहीं मिला और पैसों की रिकवरी नहीं हो पाई। यहाँ तक कि गोवा में बने विजय माल्या के किंगफिशर हाउस की भी 5 बार नीलामी की गई और उसके लिए खरीदार नहीं मिला। अंत में की गई नीलामी के आधार पर 73 करोड़ में वो घर बिका है। किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर विजय माल्या ने जो लोन लिया, उस पैसे को विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस में नहीं लगाया, बल्कि फर्जी कंपनियों के नाम पर यूरोप के अपने खातों में ट्रांसफर कर दिया और फिर बिना लोन चुकाए हिंदुस्तान से फरार हो गया। विजय माल्या पर सीबीआई और ईडी ने लंदन की कोर्ट में केस कर रखा है और लंदन में धोखाधड़ी के मामले में बाकायदा विजय माल्या को एक बार गिरफ्तार किया गया, पर मात्र 3 घंटे में ही उसे जमानत मिल गई थी। दोस्तों, क्या जाना माना कारोबारी और राज्यसभा का सांसद विजय माल्या पहली बार लोन तभी लेता है और हमारे बैंकों को ये जानकारी नहीं थी कि वो फर्जीवाड़ा करके लोन ले रहा है और इस लोन की अदायगी मुश्किल रहेगी? नहीं दोस्तों, सबसे पहले विजय माल्या ने लोन 2004 में लिया, सितंबर 2004, जब पहली बार यूपीए गवर्नमेंट भारत में आई थी। 2004 में उसने 8040 करोड़ का लोन लिया था। 2009 में इस लोन की समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद इस लोन को एनपीए में डाल दिया गया। इसका मतलब कि अब लोन की वसूली नहीं की जा सकती, अब लोन वापस नहीं आएगा। ये बात है 2004 में लिए गए लोन की, जिसकी समीक्षा 2008 में हुई और 2009 में उसे एनपीए में डाल दिया गया। 8040 करोड़ का लोन। फिर 2009 में विजय माल्या ने
आईडीबीआई बैंक से लोन की मांग की और आईडीबीआई के ऑफिसर्स को 16 करोड़ की रिश्वत दी और फर्जी दस्तावेज के आधार पर आईडीबीआई बैंक ने लोन जारी कर दिया। लोन का ये पैसा किंगफिशर एयरलाइंस में लगना चाहिए था, पर विजय माल्या ने इस पैसे को यूरोप में अपने खातों में भेज दिया ताकि जब वो हिंदुस्तान से फरार होकर यूरोप पहुंचे तो उसके पास पैसा मौजूद रहना चाहिए। कितना शातिर है हिंदुस्तान का ये ठग, जिसे ये जानकारी थी कि जब वो हिंदुस्तान से भागेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, तो उसने पहले से ही लोन के अमाउंट को अपने खातों में ट्रांसफर कर दिया। 2010 में बाकायदा यूपीए सरकार ने लोन को रिस्ट्रक्चर किया, यानी कुछ सहूलियतें दी गई विजय माल्या को कि वो उस लोन को चुकाए, पर विजय माल्या ने इस लोन को चुकाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। एक तरफ विजय माल्या लोन नहीं चुका रहा था, दूसरी ओर नाइट पार्टीज, कभी जमीन पर कभी पानी में महंगी शराब के साथ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। किंगफिशर के कैलेंडर्स और सेलिब्रिटीज के साथ में फोटो खिंचवा रहा था, कैलेंडर्स लॉन्च कर रहा था। 2008 में खरीदी आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चीयर करने में लगा हुआ था और दूसरी तरफ विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी सड़क पर उतरे हुए थे। दूसरी तरफ बैंक अधिकारी लोन अदायगी के प्रयास कर रहे थे और विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी सड़क पर उतरे हुए थे क्योंकि उन्हें तनख्वाह नहीं मिली थी। क्या विजय माल्या को नहीं लगा कि जिन कर्मचारियों ने उसकी कंपनी के लिए इतने साल काम किया है, उनकी सैलरी, उनके परिवार और उनकी तनख्वाह के बारे में वो सोचे? दोस्तों, 2016 में एक और विवाद से विजय माल्या घिर गए जब उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से 100 करोड़ का चेक दिया जो बाउंस हो गया था। इन सारी सुर्खियों और विवादों के बाद 3 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में विजय माल्या को हाजिर होना था। 1 मार्च 2016 को राज्यसभा सांसद होने के नाते उन्हें संसद के गलियारों में देखा गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, 3 मार्च 2016 को सुनवाई होनी है। 1 मार्च 2016 को विजय माल्या को संसद भवन में देखा जाता है और 3 मार्च को वो उपस्थित नहीं होते हैं अपनी सुनवाई में और पता चलता है 2 मार्च 2016 को ही विजय माल्या जेट एयरवेज की फ्लाइट से 55 सूटकेस के साथ हिंदुस्तान छोड़कर लंदन भाग चुके हैं। ऐसा नहीं है विजय माल्या पहली बार इन सारे मुद्दों के बीच विदेश गए हैं। बहुत बार उनका विदेश आना और जाना चलता रहा था। फरवरी में भी वो यूरोप जाकर ही वापस लौटे थे, पर इस बार जो विजय माल्या गए तो वो कभी भी हिंदुस्तान वापस नहीं आए, जबकि विजय माल्या के लिए अक्टूबर 2015 में लुकआउट नोटिस जारी था। पहले इस नोटिस के हिसाब से विजय माल्या अगर किसी भी एयरपोर्ट पर बाहर जाते हुए नजर आए तो उन्हें रोका जा सकता था, पर अक्टूबर 2015 के कुछ ही महीनों बाद इस आदेश में संशोधन कर दिया गया कि सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ये जानकारी दे कि विजय माल्या देश से बाहर जा रहे हैं। दोस्तों, इस लुकआउट नोटिस के बावजूद करोड़ों रुपए का घोटाला करके विजय माल्या हिंदुस्तानी प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर हिंदुस्तान से भाग जाता है, फरार हो जाता है, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। बहुत कोशिशें की गई कि लंदन से उसका प्रत्यर्पण किया जा सके, पर अब तक संभव नहीं हुआ है। हमारी हालिया सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं और अभी भी प्रयासरत है विजय माल्या जैसे भगोड़ों को, हिंदुस्तान के ठग को वापस से हिंदुस्तान में लाया जा सके और सजा दी जा सके। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब कोई इतनी बड़ी ठगी कर लेता है तो हमारे प्रशासन में ऐसा क्या लूप पॉइंट है, ऐसी क्या कमी है जिसका फ़ायदा उठाकर वो हमारी ही आंखों के नीचे से भागकर दूसरे देश पहुंच जाता है। सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है विजय माल्या का, ऐसे बहुत सारे अपराधी और ठग हैं जो हिंदुस्तान छोड़कर फरार हो गए हैं। विजय माल्या की सारी संपत्ति सीज कर ली गई थी
पर अब जब लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया है और विजय माल्या को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, अब रास्ता कुछ आसान हो गया है इन बैंक्स के लिए सीज की गई प्रॉपर्टी को नीलाम करना और लोन की अदायगी करना। लंदन के अंदर विजय माल्या शानो शौकत के साथ रह रहा है। सिर्फ एक बार धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार हुआ था और बहुत जल्द जमानत मिल गई थी। बाकायदा विजय माल्या लंदन में बड़े और महंगे वकील हायर कर रहा है ताकि अपने आप को बचा सके। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार से वो पैसा भी ले लेता है ये कहकर कि मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज है और मुझे न्याय पाने का हक है। विजय माल्या ने हिंदुस्तान की जेल की दुर्दशा का रोना भी वहाँ पर रोया है कि अगर मैं उस जेल में गया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। और अब तक विजय माल्या का प्रत्यर्पण संभव नहीं हुआ है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तरफ से सीबीआई और ईडी विजय माल्या के खिलाफ मुस्तैदी से केस लड़ रही है। उम्मीद करते हैं हमारे इन सारे प्रयासों से जल्द ही विजय माल्या हिंदुस्तान में वापस लाया जा सके, उसका प्रत्यर्पण हो सके। अभी 27 जुलाई की खबर भी हमारे पक्ष में नजर आती है कि विजय माल्या को दिवालिया घोषित करना और उसकी सारी सीज की गई प्रॉपर्टी को अब नीलाम करके बैंकों के लोन अदा हो सकते हैं। आज की कहानी विजय माल्या की, जिसे हिंदुस्तान का शातिर ठग कहा जा सकता है, जो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन फरार हो गया और आज भी लंदन में रह रहा है। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी और एक नए शख्स के साथ। धन्यवाद।